एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साई गुरुकुल चैनल में। हमारे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी करके एग्जाम दिया, उनके लिए हम वापस आंसर की लाए हैं। इस बार जो हमारे सामने पेपर है वो आंसर सीरीज बी है। हालांकि सभी में एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्रम चेंज होता है, ABCD सीरीज होती है, लेकिन हम जो है बी सीरीज के हिसाब से एक बार प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और आपने जो भी किए उससे मैच भी कर सकते हो कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। एग्जाम के बारे में आप जानते हो कि 70 नंबर का एग्जाम होता है, 35 प्रश्न होते हैं, कम से कम आप 28 नंबर आप लाते हो 70 में से, तो आप पास हो। इसके लिए आपको 14 प्रश्न सही होना जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये बी सीरीज का भाग है। हाँ, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन सही है, कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। क्योंकि ये जो बी ऑप्शन है घर के लिए नहीं होता है, ना चिकित्सा सेवा के लिए होता है, इसलिए उपलब्ध सभी वगैरह नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा, कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL लोग, उनको सरकार द्वारा कम रेट में फ्री में जो गेहूँ या जो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, वही स्कीम है ये ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको EPDS भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। अब ये प्रश्न का जो है SRDF संभावित उत्तर है, लेकिन इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे कि ये लगभग मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है और UC को इसके बोनस मार्क देने होंगे। तो इस प्रश्न में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि ये बोनस मार्क एलिजिबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है। ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन ई मित्र में क्या सर्विसेज कर सकते हो। तो ऑप्शन है, बिजली पानी का बिल पेमेंट, तो ये ई मित्र द्वारा हो सकता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, तो ये भी आप ई मित्र के लिए करते हो। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, तो ये भी आप ई मित्र से करते हो। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सारी सेवाएं आप ई मित्र से करते हो। तो बहुत ईजी प्रश्न है। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो हम आपकी जानकारी बता दें कि इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है। जब हम रिटर्न भरते हैं तो फॉर्म 16 चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी, फॉर्म 16। क्वेश्चन नंबर 5, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। IRCTC रेलवे के बारे में है। रेलवे का जो पूरा नाम है रेलवे कंपनी का, वो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर होगा सी हमारा राइट आंसर है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप देखिए, मोबाइल में आप सब जानते हो कि आप ज़्यादातर एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल वाले फ़ोन में एप्पल OS iOS होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉस है वो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डॉस ए। ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें ए सही होगा। एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि हमारे स्टूडेंट सारे सब्सक्राइब कर चुके हैं, फिर भी अगर आप कोई नए हो, आप नई नई जानकारी चाहते हो ज्ञानवर्धक, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस आंसर की वाले वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। तो आजकल हर बच्चे को पता है, हर व्यक्ति को पता है, मोबाइल में प्ले स्टोर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। गेम खेलने के लिए नहीं, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यस, मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो इसमें आंसर बी राइट होगा, नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, यानी नए एप्लीकेशन मतलब ऐप, नए ऐप को इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि कोई भी MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर एक टूल बार होती है अलग से, जहाँ पे कोई भी सेव कमांड, ओपन कमांड, ये सब डायरेक्टली दिए होते हैं। तो उसमें Ctrl+S यानी सेव, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इन सब के सिंबल बने हुए होते हैं। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्विक एक्सेल टूल बार जो ऑफिस में होती है हर के ऊपर, ठीक है, टैब के बाद ऊपर, तो वहाँ पे सारे टूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके चिन्ह होते हैं, ये शॉर्टकट की दी हुई होती है। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा क्विक एक्सेस टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 9,
फाइल का अधिकतम नाम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, यानी एक फाइल में आप कितना लंबा चौड़ा नाम दे सकते हो। तो इसकी सीमा होती है 256 कैरेक्टर। इसमें आंसर ए सही है, 256 कैरेक्टर, यानी आप अधिकतम 256 कैरेक्टर का नाम दे सकते हो फाइल का। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10, जब टैब की दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं। तो जनरली काउंट की अगर बात की जाए कि जब भी एक टैब देते हैं अगर उसका वर्ड काउंट करना हो तो उसमें एक स्पेस काउंट होता है, लेकिन जो स्थान जगह छोड़ने की बात आए तो इसमें 4 अक्षर छूटते हैं एक टैब दबाने पे 4। तो चूंकि हमारा 4 ऑप्शन नहीं है तो हम इसमें काउंट की बात करेंगे, वर्ड काउंट की। तो एक टैब दबाने पे पूरा जो वर्ड है या कोई भी उसका डॉक्यूमेंट का साइज है उसमें एक अपना कैरेक्टर काउंट करता है। तो इसका आंसर हम इसके हिसाब से ए लिखेंगे, 1। क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स का उपयोग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करना, डिलीट करना, बी सी है पेस्ट करने के लिए, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि कंट्रोल एक्स का हम जानते हैं कि कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए, तो हमारा कट नाम का ऑप्शन इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है। इससे सिमिलर डिलीट जरूर दिया, लेकिन डिलीट अलग होता है, कट अलग होता है। हम डिलीट करते हैं तो उसको वापस ला नहीं सकते कि आपने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट किया तो उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप कंट्रोल एक्स करते हो कट, तो उसको वापस पेस्ट किया जा सकता है। तो चूंकि कंट्रोल एक्स के हिसाब से कट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका प्रॉपर उत्तर होना चाहिए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कट जो था वो इसमें दिया हुआ नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी डिलीट को राइट करती भी है तो उसको बोनस मार्क्स देना पड़ेगा। इसमें कंट्रोल एक्स का कट सही होगा। तो इसमें डी आंसर अगर आप भरोगे तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कट वाला ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइपरलिंक के पार्ट्स है। तो हाइपरलिंक से क्या क्या पार्ट्स है। फर्स्ट है ए वेब पेज के एड्रेस, बिल्कुल सही है। ईमेल के एड्रेस, ठीक है। तीसरा है कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट या इमेज, ठीक है। तो लिंक भी होता है, लिंक टू टेक्स्ट, ईमेल एड्रेस भी होता है, और वेब पेज का एड्रेस, ये तीनों हाइपरलिंक के पार्ट्स है। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो या कॉलम होते हैं, रो एवं कॉलम। तो एक्सेल के अंदर जो ऑफिस 2010 है उसमें कुल रो होती है 10,48,576, यानी 10,48,576 रोज होती है, और 16,384 16,384 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे आंकड़ा थोड़ा सा एक मिस्टेक दिया हुआ है, इसका अप्रोप्रिएट आंसर ए है, लेकिन इसमें 575 दिया, एक्चुअल होता है 576। तो भी इसके आधार पे हम मानेंगे तो ए को आंसर इसको सही मानेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी इसमें भी बोनस मार्क्स देती है कि उन्होंने एक अंक की गलती की है तो उसमें आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। बाकी इसके हिसाब से लगभग ए अप्रोप्रिएट है। बाकी एक्चुअल वैल्यू आपको बता दूं कि ये 575 लिखा है इन्होंने, ये 575 नहीं 576 होता है, ठीक है। आप कभी एक्सेल में लास्ट रो में जाके देख लेना, तो ये है। तो इसका आंसर इसके हिसाब से ए होगा। बाकी इसमें आपको बोनस मिल सकता है कि इन्होंने ये रो की संख्या का एक आंकड़ा गड़बड़ दिया है, ठीक है। फिर से कुछ नए यूजर्स हैं तो उसको वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। तो एक्सेल के एक सेल मतलब एक्सेल के खाने में हम क्या रख सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, फार्मूला तीनों रख सकते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी एक्सेल में नंबर, टेक्स्ट, फार्मूला कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। तो MS एक्सेल में जो कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए हम क्लिपबोर्ड का भी उपयोग करते हैं। क्लिपबोर्ड मतलब जहाँ पे आपका कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर होता है, तो स्पेशली फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन ऑलरेडी होता है, तो वो भी फॉर्मेटिंग के भाग है। फिर फॉर्मेट ग्रुप का भी करते हैं। फॉर्मेट ग्रुप मतलब फॉन्ट की साइज बढ़ाना, घटाना, अलग अलग ग्रुप चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, वो भी फॉर्मेटिंग का ही भाग है। और ऑप्शन सी है अलाइनमेंट ग्रुप, तो वो भी इसमें शामिल है, यानी इसका उपरोक्त सभी होगा, डी। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ हम एक्सेल में पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक चार्ट सब बना सकते हैं। 7D ये नहीं बनाती, 2D और 3D ये चार्ट हम बना सकते हैं एक्सेल में, लेकिन 7D ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए, 7D। क्वेश्चन नंबर 17, PowerPoint 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। तो ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसमें भी आपको बोनस मार्क्स दिए जाने की संभावना है। मैं यूनिवर्सिटी को लिख रहा हूँ ऑलरेडी, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे डाउटफुल है, लगातार 2 पेपर डाउटफुल। पिछली बार भी आपको 4 नंबर बोनस
4 क्वेश्चन के 8 नंबर बोनस दिलवाए थे हमने ईमेल करके। इस बार भी हम ईमेल लिख रहे हैं जिससे आपको बोनस मिले कि ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये व्यू के बारे में, ये फाइल मेन्यू का पूछ रहा है तो इसमें बोनस मिलने की संभावना है पूरी। क्वेश्चन नंबर 18, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो हमने सभी को एक्सटेंशन बताए थे बार बार कि पावर पॉइंट फाइल में PPTX ये एक्सटेंशन है, ऑप्शन सी सही है, PPTX ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब नाम के पीछे जो लगता है, ठीक है, 4 डिजिट का, अभी 2010 में वो एक्सटेंशन जिससे फाइल का प्रारूप पहचाना जाता है किस प्रकार की फाइल है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें फिशिंग, स्पाई, हैकिंग ये साइबर थ्रेट की प्रकार है, लेकिन हंटिंग इससे जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए आईटी कानून बना हुआ है सेक्शन 67। तो सेक्शन 67 बी सही है, जो आईटी एक्ट के अंदर आता है, जो किसी भी प्रकार के अश्लील कंटेंट के जो पब्लिशिंग को रोकता है कि आप उसका कोई भी व्हाट्सएप पे वगैरह उसका प्रचार नहीं कर सकते, तो सेक्शन 67 है। क्वेश्चन नंबर 21, एमएस आउटलुक में मुख्यतः निम्न होता है। तो एमएस आउटलुक में आपका कैलेंडर भी होता है, टास्क मैनेजर भी होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर भी होता है, पूरा एक बिजनेस के लिए पर्सनलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कैलेंडर, टास्क, कंटेंट सारी चीजें होती है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हटके है, इसमें भी बोनस मार्क्स दिए जाने की आपको संभावना है, आपको बोनस मिल सकता है। ये क्वेश्चन कुछ विवाद में है, तो जिसका हम यूनिवर्सिटी को लिखेंगे, अगर आपने जो भी आंसर लिखा है, अगर यूनिवर्सिटी मान जाती है विवाद, तो आपको उसमें बोनस 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं कि यूएसबी से पेन ड्राइव जुड़ता है, हार्ड डिस्क तो डायरेक्ट कंप्यूटर में इंटरनल जुड़ता है, रैम भी इंटरनल जुड़ता है, तो इसमें पेन ड्राइव से ये पेन ड्राइव जो है वो यूएसबी पोर्ट के द्वारा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि कोई भी आप नया डिवाइस इंस्टॉल करोगे तो उसके एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो एक डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का प्रकार किसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है? ये कंप्यूटर के 4 प्रकार आपको बताए थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भी काम आता है, मौसम विभाग के लिए भी काम आता है, तो ऐसे बड़े बड़े काम हैं वो सुपर कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 26, जॉयस्टिक एक प्रकार है, तो जॉयस्टिक इनपुट प्रकार है, बच्चों के गेम खेलने के लिए जो डायरेक्शन वाले गेम होते हैं, दिशा वाले गेम, उसमें ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना हो तो बच्चे जॉयस्टिक से खेलते हैं। कई बार जॉयस्टिक में तो कंप्यूटर में एरो की से भी खेलते हैं, कीबोर्ड की, तो ये जॉयस्टिक डिवाइस होता है जो वीडियो गेम वगैरह खेलने का काम आता है या कंप्यूटर से जुड़े हुए गेम खेलने का काम आता है। जॉयस्टिक एक पेड होता है जो जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं उस डायरेक्शन में कंप्यूटर में जो ऑब्जेक्ट है वो भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डिवाइस को बोलते हैं जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 27, फ्लैश मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी क्या है? क्या सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम है या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज है? तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, ये सब फ्लैश मेमोरी कहलाती है। रोम भी इसके अंदर की आता है, रोम के अंदर जो फ्लैश मेमोरी है, जो पोर्टेबल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ होती है? तो टास्क बार हमेशा नीचे होती है, जहाँ स्टार्ट मेन्यू होता है उसके पास ही होती है टास्क बार। तो कोई भी हो, विंडोज 7 हो या 10 हो, टास्क बार नीचे होती है, तो इसमें आंसर बी सही है, स्क्रीन के नीचे की ओर। तो आंसर बी सही है, स्क्रीन के नीचे की ओर। तो नीचे स्टार्ट मेन्यू और टाइम लिखा होता है ना, वो पूरी इसको पट्टी को टास्क बार बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नीचे दिख रही है आपको, ये टास्क बार है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड पेड खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?
तो इसमें बता दो, वर्ड पेज खोलने के लिए स्पेसिफिक कमांड नहीं है, आप स्टार्ट मेन्यू में जाके खोल सकते हैं, बाकी इसका रन कमांड के द्वारा कर सकते हैं। तो रन कमांड खोल के वर्ड पेज का कोई भी प्रोग्राम खोला जा सकता है। तो रन कमांड, रन ऑप्शन खोलने के लिए आपको विंडोज R दबाना पड़ेगा। उसमें जो भी कमांड लिखोगे, जो भी प्रोग्राम का नाम लिखोगे, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे खुल जाएंगे। जैसे आप देखोगे वर्ड पेज, तो वर्ड पेज खुल जाएगा या वर्ड पेज का ऑप्शन आ जाएगा। बट ये प्रश्न प्रॉपर सही नहीं है कि वर्ड पेज डायरेक्ट किसी कमांड से नहीं खुलता है। तो उसका एप्रोप्रिएट आंसर इससे मिलता जुलता, आप इसको इससे रिलेटेड R है, रन कमांड। बाकी इसमें भी आपको बोनस दिए जाने की पूरी संभावना है। ये भी मेरे यूनिवर्सिटी को जो लिखे जाने मेल में शामिल है क्वेश्चन, जो विवादित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, URL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ URL इज, तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी, इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। तो सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, तो वेब क्रॉलिंग भी करता है, इंडेक्सिंग भी करता है, सर्चिंग भी करता है, उपरोक्त सभी। तो सारी चीजें उपरोक्त सभी, डी आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, अगर आपको गूगल पे, फोन पे नहीं भी है, तो आप यूपीआई आईडी बना सकते हो भीम ऐप पे वगैरह। तो उसका जो पूरा नाम है यूपीआई का, वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, मतलब मोबाइल वॉलेट क्या होता है? तो ऑप्शन है नंबर डायल करना, नहीं है, ये गलत है। फोन करना, ये भी नहीं है। रुपयों का आदान प्रदान, बिल्कुल यही है। मोबाइल वॉलेट के द्वारा आप रुपयों का आदान प्रदान एक दूसरे को कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मोबाइल वॉलेट रुपयों के आदान प्रदान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, ई कॉमर्स से कंज्यूमर का उदाहरण है, यानी कस्टमर टू कस्टमर, C2C का एग्जाम्पल क्या है? तो हमारा ईबे जो वेबसाइट है, वो कंज्यूमर से कंज्यूमर है। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को माल बेच सकता है, ईबे है। OLX है, जैसी वेबसाइट है, जो एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर माल बेचती है, वो ये C2C कहलाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन बी है, अमेजोन दिया हुआ है। तो अमेजोन C2C नहीं है, अमेजोन B2C है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस से कंज्यूमर है। Alibaba.com है, ये होलसेल वेबसाइट है एक तरह से, यानी केवल कंपनी टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, B2B है। ये आम ग्राहक को माल नहीं बेचता Alibaba.com, ये बड़े बड़े रीसेलर्स को बेचता है, शॉपर्स को बेचता है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है। तो ये Alibaba.com जो है वो B2B है, अमेजोन है वो B2C है, और ईबे है C2C। तो इसमें हमको C2C पूछा है, तो ऑप्शन ए ebay.com.in सही है, www.ebay.in। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, MOOC मॉक का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए सुविधा है मॉक, इसको पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आप घर बैठे बैठे कोई भी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, आपके टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से। तो उसके लिए ये मॉक सुविधा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे इस बार, आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा, और जो भी हो कम से कम आपको 14 प्रश्न आपके सही हो जाए कि पासिंग मार्क्स आपको 28 नंबर इसमें मिल जाए, यही उम्मीद है। ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न आपके सही हो। इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट मेरे ख्याल से इसका 7 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। एक पहले टेम्परेरी आंसर की आएगी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी, उसके द्वारा फाइनल आंसर की आएगी, जिसमें हमारे जो डाउट्स है, जो हमने ईमेल भेजे, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो सेकंड आंसर की में आपका बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सेकंड आंसर की में आपको पता चलेगा। अगर उसमें बोनस ऐड हो जाते हैं, तो आपके जो भी डाउटफुल क्वेश्चन थे उसमें आपको 2 नंबर पूरे यूनिवर्सिटी द्वारा दे दिए जाएंगे, आपने सही भी किया तो, गलत भी किया तो। और इसका रिजल्ट जो है जनरली 15 दिन के बाद आता है, 15 से 20 दिन के बाद। तो आप इसका 15 दिन बाद आपको ऑनलाइन रिजल्ट मिल जाएगा, लिंक हम आपको लिंक भेज देंगे, आप जो भी ग्रुप से जुड़े हो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से आपको कह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो अभी लाइक कीजिए, और अपने मिलने वाले को शेयर कीजिए। और अगर किसी का कोर्स भी बाकी RSCT, तो बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, साइड ग्रुप में उनको भेजिए, एडिशन करवाइए और पूरी सुविधा का लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।